हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र और उसके प्रकार को। तो आइए देखते हैं। लोकतंत्र जो है दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। एक है लोक, जिसका अर्थ होता है जनता, और दूसरा है तंत्र, जिसका अर्थ होता है शासन। इस प्रकार से लोकतंत्र का अर्थ हुआ जनता का शासन। लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं, और जो डेमोक्रेसी है दो ग्रीक वर्ड से के मेल से बना हुआ है। डिमोस, डिमोस का मतलब जनता ही होता है, और प्लस क्रेसिया, इसका मतलब होता है शासन। इस प्रकार से जो है यहां भी मीनिंग निकलता है जनता का शासन। तो परिभाषा क्या हो सकती है इसकी? तो इसको ऐसे परिभाषित हम करेंगे, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राज सत्ता किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों में न होकर संपूर्ण जनता में निहित होती है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र या जनतंत्र या लोकशाही कहलाती है। इसी को जो है लोकतंत्र या प्रजातंत्र या जनतंत्र या लोकशाही कहते हैं। हेरोडोटस, जो कि एक ग्रीक लेखक हैं, वे क्या कहते हैं, किस तरह से लोकतंत्र को परिभाषित करते हैं? कहते हैं कि लोकतंत्र उस शासन का नाम है जिसमें राज्य की सर्वोच्च सत्ता संपूर्ण जनता में निवास करती है। हेरोडोटस महोदय इस बात को बोलते हैं कि लोकतंत्र जो है उस शासन का नाम है जिसमें राज्य की संपूर्ण जो सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता, पूरी जनता में क्या करती है? निवास करती है। और इस तरह से मैंने परिभाषा लिखा है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राज सत्ता जो है किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों में निहित ना होकर, जैसे ऐसा ना हो कि वहां पे राजतंत्र दिखाई दे रहा हो, ऐसा ना हो कि वहां गूढ़तंत्र हो, एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों में निहित ना होकर पूरे जनता में यह निहित हो, उसी को जो है लोकतंत्र कहते हैं, या जनतंत्र या प्रजातंत्र, जो भी जिस भी नाम से आप जाने उसको कहा जाता है। ठीक है। ब्राइस महोदय क्या कहते हैं इसको लेकर? ब्राइस का कहना है कि प्रजातंत्र शासन के उस रूप को कहते हैं जिसमें
शासन शक्ति वैधानिक रूप से किसी विशेष श्रेणी में निहित न होकर समस्त समाज के सभी मनुष्यों में निहित होती है। ठीक है, सीले जो हैं इसको परिभाषित करते हुए कहते हैं कि प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक मनुष्य का अपना एक अंश होता है, अपना एक अंश होता है। जिस शासन में प्रत्येक मनुष्य का अपना एक अंश होता है, अपना एक हिस्सा होता है, उसी को प्रजातंत्र कहते हैं। इस तरह की बात जो है शीले कहते हैं। उसके बाद से लोकतंत्र के विषय में एक बहुत ही पॉपुलर परिभाषा है जिसको अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा दिया गया है। तो क्या है, अब्राहम लिंकन क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द, आई होप कि आप देख पा रहे होंगे, मैं नीचे यहां लिख देता हूं, एंड बाय द पीपल। यानी लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित शासन है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित शासन है, ऐसा जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी कहते हैं। और ये बहुत ही एक पॉपुलर डेफिनेशन है। ठीक है, इस तरह से तमाम तरह की परिभाषाओं को समझा हमने। बेसिक रूप से आप ध्यान में रखिएगा कि लोकतंत्र में जो है जनता के हाथों में ही जो है वास्तविक शक्ति निहित होती है। यानी ये जनता का ही तो शासन है, जनता का ही तो तंत्र है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। इसके बाद से हम लोग लोकतंत्र के प्रकार को देखते हैं। लोकतंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। इस आधार पर जो है 3 आधार जो है यहां बनाए गए हैं और फिर इसको प्रकार में बांटा गया है। पहला आधार है जनता और शासन के संपर्क
के आधार पर ये जो है दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, इंग्लिश में इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष या इसको प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और जो है यहां पे थोड़ा सा इधर कर देता हूं इसको, विचारधारा के आधार पर लोकतंत्र के दो प्रकार दिखाई देते हैं। एक को उदारवादी या उदार लोकतंत्र कहते हैं, इंग्लिश में लिबरल डेमोक्रेसी, और दूसरा जो है समाजवादी लोकतंत्र, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी दूसरे को। फिर जो है राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर, राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर जो है ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला एक दलीय लोकतंत्र, ठीक है, इसको कहेंगे इंग्लिश में सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी। दूसरा जो है द्विदलीय लोकतंत्र, इसको डबल पार्टी डेमोक्रेसी कहेंगे। और तीसरा बहुदलीय लोकतंत्र। आई होप कि आप देख पा रहे होंगे, बहुदलीय लोकतंत्र। थोड़ा सा और इधर कर देता हूं, चेंज कर देता हूं। बहुदलीय लोकतंत्र, ठीक है, जिसको जो है मल्टीपल या मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो जनता और शासन के संपर्क के आधार पर कि जनता का शासन के साथ क्या संबंध है, डायरेक्ट संपर्क है कि इनडायरेक्ट संपर्क है, इस आधार पर जो है दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट को शुद्ध लोकतंत्र और इनडायरेक्ट वाले को जो है प्रतिनिधि लोकतंत्र के नाम से भी जानते हैं, अभी जानेंगे क्या है ये। उसके बाद से विचारधारा के आधार पर दो प्रकार का, उदारवादी या उदार लोकतंत्र लिबरल डेमोक्रेसी, और समाजवादी लोकतंत्र सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। फिर राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर एक दलीय लोकतंत्र, द्विदलीय लोकतंत्र और
बहुदलीय लोकतंत्र। इस प्रकार से जो है ये अलग अलग आधारों पर लोकतंत्र का वर्गीकरण यहाँ है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर एक एक करके हम लोग सबको जानेंगे। जनता और शासन के संपर्क के आधार पर, जनता और शासन के संपर्क के आधार पर लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसको शुद्ध लोकतंत्र भी कहते हैं। शुद्ध लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जब सामान्य जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से शासन का कार्य करती है, विधि निर्माण करती है, उसके क्रियान्वयन के लिए भले वो पदाधिकारियों को नियुक्त करे, उन पदाधिकारियों पर अपना नियंत्रण रखे, लेकिन जब प्रत्यक्ष रूप से जनता शासन का कार्य करे, विधि निर्माण करे, तो इसको जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। प्राचीन यूनान के जो नगर थे वहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र से शासन होता था। वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के द्वारा शासन कार्य किया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है कम जनसंख्या वाले छोटे राज्यों के लिए ही उपयुक्त है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? जब जो है जनता शासन का कार्य स्वयं अपने ना करके अपने प्रतिनिधियों के द्वारा कराए, तो उसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे। संविधान में जो भी नियम लिखे होते हैं उसके अनुसार जो है अपने प्रतिनिधियों का जनता चुनाव करती है, और ये प्रतिनिधि जो है विधायिका बनाते हैं, है ना, और फिर शासन कार्य को संचालित करते हैं। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ऐसा होता है, क्योंकि प्रतिनिधि ही शासन का कार्य कर रहे हैं, इसीलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। ठीक है, अधिकांश देशों में जो है आजकल अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से ही शासन कार्य किया जा रहा है। तो लिखेंगे क्या? जब सामान्य जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती है, अर्थात नीति निर्माण कार्य को कर उनका क्रियान्वयन एवं प्रशासन के अधिकारी नियुक्त कर उन पर नियंत्रण रखती है, तो इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र था,
वर्तमान में बात किया जाए तो स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखाई देता है। ठीक है, तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, नोट पॉइंट याद रखना है, कम जनसंख्या वाले छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त है ये, यानी वहां ही संभव हो पाएगा। बड़े राज्यों के लिए, अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के लिए संभव नहीं है। ठीक है, दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जब जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन का कार्य न करके अपने प्रतिनिधियों द्वारा करती है, तो इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, है ना। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा, इस शासन प्रणाली में जनता संविधान द्वारा निर्धारित निश्चित अवधि के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए, कुछ निश्चित अवधि के लिए ही जो है प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। तो यहां भी जो है अप्रत्यक्ष रूप से जनता का नियंत्रण दिखाई देता है, ये ध्यान रखना है, जिससे कानून निर्माण करने वाली विधायिका का गठन होता है। किसका गठन होता है? विधायिका का। तो चूंकि प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है, इसीलिए इसे जो है इसे लेकिन चूंकि प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है, इसलिए इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। तो अधिकांश देशों में शासन कार्य जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के द्वारा ही हो रहा है, क्योंकि देशों की जनसंख्या जो है अधिक है। तो अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए जो है उन देशों को क्या किया जाता है, छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, और फिर जो है जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है वे शासन कार्य को संचालित करते हैं। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। विचारधारा के आधार पर लोकतंत्र को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। विचारधारा के आधार पर एक क्या है,
उदार या उदारवादी लोकतंत्र, लिबरल डेमोक्रेसी। उदारवादी लोकतंत्र में क्या होता है, इसमें व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखा जाता है। उदारवादी लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र, इसके दो वर्ग हैं। दोनों लोकतंत्र की ही बात करते हैं, लेकिन विचारधारा में अंतर है, दोनों के सोच में अंतर है। एक जो है, जो उदारवादी लोकतंत्र के समर्थक जो हैं, या उदारवादी लोकतंत्र में व्यक्तिगत हित की बात की जाती है, व्यक्तिगत सुरक्षा की बात की जाती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की जाती है। और समाजवादी लोकतंत्र में समाज के हित की बात की जाती है, समाज की सुरक्षा की बात की जाती है। व्यक्तिगत और सामाजिक अंतर को समझने के लिए एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए कि आप घर में हैं, घर में सभी लोगों के अलग अलग बेड बिछावन लगे हुए हैं, और आपको सफेद जो है बेडशीट पसंद है, तो आपके हित को ध्यान में रखते हुए घर में व्यवस्था कर दिया गया, भाई इनके लिए सफेद बेडशीट रखा जाए, बाकी किसी को जो है हरा या किसी को रंगीन, जो भी है पसंद हो, सबके लिए व्यवस्था कर दी गई। लेकिन आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, और हॉस्पिटल में दिन के हिसाब से अलग अलग प्रकार के बेडशीट वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे किसी दिन हरा बेडशीट, किसी दिन सफ़ेद बेडशीट, अलग अलग कलर के बेडशीट, अलग अलग दिनों में वहाँ ऐसा बना हुआ है रूटीन। आप हॉस्पिटल में जिस दिन गए उस दिन जो है वहाँ हरा बेडशीट का टर्म है, और आपने कहा कि नहीं मुझे सफ़ेद बेडशीट चाहिए, तो आपकी व्यक्तिगत हित को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, सामाजिक हित की बात की जाएगी। तो समाजवादी लोकतंत्र में पूरे समाज को लेकर चला जाता है, और उदारवादी लोकतंत्र में एक व्यक्ति को ध्यान में रखकर चला जाता है। तो समाज, ये भी जो है उदारवादी लोकतंत्र प्रतिनिधि लोकतंत्र ही है, यह जो हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पढ़े हैं वही है, लेकिन इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा जो है कानून के माध्यम से किया जाता है। जो समाजवादी लोकतंत्र को चाहने वाले लोग हैं, उदारवादी लोकतंत्र पे व्यंग भी करते हैं। वे कहते हैं कि कहने के लिए तो लोकतंत्र है, लेकिन वास्तव में यह धनतंत्र है, प्लूटोक्रेसी है, क्योंकि इसमें चुनाव इतने महंगे होते हैं कि सिर्फ धनवान लोग ही जो है उसको वहन कर पाते हैं, वही चुनाव लड़ पाते हैं। समाजवादी लोकतंत्र के भारत में जो है एक अच्छे उदाहरण के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिया जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू जो है समाजवादी लोकतंत्र को पसंद करते थे, और भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक समाजवाद की बात की गई है, यानी एक सही तरीके से समाजवाद स्थापित करने की बात की गई है। जो समाजवाद की बात करने वाले जो मार्क्सवादी विचारधारा है, उस विचारधारा से अलग मार्क्सवादी विचारधारा में क्या है, समाजवाद आना चाहिए, संपत्ति का समान वितरण होना चाहिए, चाहे तरीका कुछ भी क्यों ना हो, चाहे किसी की हिंसा क्यों ना करनी पड़े, लेकिन समाजवाद आना चाहिए। ये मार्क्सवादी विचारधारा है। और भारत में जो समाजवादी विचारधारा को प्रयोग में लाया गया है वह लोकतांत्रिक विचारधारा है। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। इसके बारे में बृहद जो है सेपरेट क्लास में बात किया जाएगा दोनों को लेकर। तो विचारधारा के आधार पर उदार या उदारवादी लोकतंत्र क्या है, देखिएगा। उदार लोकतंत्र एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जिसमें कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा संपत्ति की सुरक्षा होती है। यहां पे जो है व्यक्ति एवं उसकी स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। यहां व्यक्ति एवं उसकी
स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। और ऐसा कहा जाता है इसमें कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो विवेकशील होता है, अपने लिए उचित निर्णय वो ले सकता है, अपनी सुरक्षा कर सकता है। इस तरह की बात सोचिए इसमें बताई जाती है, कही जाती है। ठीक है, इस विचारधारा का ये ध्येय है। कौन कौन से देश हैं जहां पे जो है उदारवादी लोकतंत्र है? तो अमेरिका है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, ये सभी जो है ऐसे देश हैं जहां पे उदारवादी लोकतंत्र है। समाजवादी लोकतंत्र, समाजवादी लोकतंत्र एक राजनीतिक विचारधारा है जो राजनीतिक लोकतंत्र के साथ उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व की वकालत करती है। यानी यहां पे तो लोकतंत्र है ही, उसके साथ साथ जो है उत्पादन के जो भी साधन है ना, उस पे सामाजिक स्वामित्व होना चाहिए। तो इस तरह की सार्वजनिक संपत्तियों के अधिक होने की ये वकालत करता है। कौन? समाजवादी लोकतंत्र। इसका अधिकतर जोर समाजवादी आर्थिक प्रणाली में लोकतांत्रिक प्रबंधन पर होता है। इसको जो है इसे लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहते हैं। समाजवादी लोकतंत्र के जो समर्थक हैं, लोकतंत्र के माध्यम से समाजवाद लाना चाहते हैं। अर्थात जो है समाज के आर्थिक संसाधनों का समतामूलक वितरण करना चाहते हैं कि प्रत्येक के पास जो है आर्थिक समानता होनी चाहिए। लोकतंत्र, ध्यान रखेंगे आप, लोकतंत्र में सिर्फ ऐसा नहीं कि सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय होना चाहिए, उसके साथ साथ आर्थिक न्याय होना बहुत जरूरी है। यदि आर्थिक न्याय नहीं है तो लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता। तो ये जो है आर्थिक न्याय की बात करते हैं कि भाई एक समतामूलक वितरण होना चाहिए, अर्थ का आर्थिक रूप से समान बंटवारा होना चाहिए, और वो भी किस तरीके से? तो लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद से जो है अगली विचारधारा को हम देखते हैं। राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर लोकतंत्र जो है 3 प्रकार के होते हैं। राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर कौन कौन होता है? एक दलीय
लोकतंत्र, है ना, वन पार्टी या सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है, इसमें सिद्धांततः या व्यवहारतः एक ही दल प्रमुख होता है, एक ही दल प्रमुख होता है, ध्यान रखिएगा। सामान्यतः इसके दो रूप दिखाई देते हैं। दो रूप कौन कौन से दो रूप होते हैं? एक तो संवैधानिक रूप से एक ही दल को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। एक रूप में एक ही दल को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, मात्र एक ही दल होता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो साम्यवादी दल हैं वे दल होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें अन्य दल बनाने की छूट जो है जनता को नहीं होती है, और यदि अन्य दल बनता भी है तो उसको जो है इसी दल के अंदर, एक जो दल होता है उसके अंदर उसको चुनाव लड़ने होते हैं, है ना, यानी उसके अधीन हो रहता है। ये जो एक दल की व्यवस्था यहां दिखाई दे रही है, जो भूतपूर्व सोवियत संघ में इस तरह का व्यवस्था था, एक दलीय लोकतंत्र, या वर्तमान में बात करें तो चीन में है एक दलीय लोकतंत्र। और इसका दूसरा रूप क्या दिखाई देता है? इसका दूसरा रूप जो होता है सैद्धांतिक तौर पर कई दल होते हैं, किंतु व्यवहारिक तौर पर एक ही दल का लगातार सत्ता पर अधिकार होता है, ऐसा भी दिखाई देता है। जैसे इसका उदाहरण क्या हो, इसको जो है एक दलीय लोकतंत्र नहीं कहकर, इसको एक दलीय लोकतंत्र नहीं कहकर एक दल प्रधान प्रणाली कहना उचित होगा। वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम कहना। जैसे भारत में हम बात करें, भारत में 1977 तक जो कांग्रेस की मजबूती रही वह इसी चीज को तो दिखा रही है, एक दल प्रधान प्रणाली को तो दिखा रही है, एक ही दल का जो है प्रधानता रहा भारत में, है ना। ये दो रूप इसके दिखाई देते हैं। दूसरा है द्विदलीय लोकतंत्र। द्विदलीय लोकतंत्र उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें दो राजनीतिक दलों की प्रधानता होती है। ऐसा नहीं है कि संवैधानिक रूप से दो ही राजनीतिक दल के प्रावधान होते हैं, प्रधानता होती है। दो से अधिक राजनीतिक दल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि दो ही दल की वहां प्रधानता है। जैसे इसका उदाहरण जो है ब्रिटेन में एक लंबे अरसे से जो है लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी
इसी की जो है प्रधानता आपको दिखाई दी। या अमेरिका में बात करें हम लोग, अमेरिका में जो है दो दलों की प्रधानता दिखाई देती है, डेमोक्रेटिक दल डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी, इसी दो दल की प्रधानता दिखाई देती है। तो ये द्विदलीय लोकतंत्र है। ठीक है, ऊपर वाला मैं क्लीन करता हूं यहां। तीसरा जो है बहुदलीय लोकतंत्र, मल्टीपल पार्टी डेमोक्रेसी। ये क्या है? इसमें दो से अधिक दल बहुमत प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहते हैं। कहां कहां जो है ये व्यवस्था दिखाई देता है? जैसे जो है स्वीडन में, नॉर्वे, फ्रांस, इटली, यहाँ तक कि अपने भारत में भी जो है भाषाई क्षेत्रीय विविधता अधिक है। तो भारत में भी जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुदलीय लोकतंत्र को चुना। तो भारत 1990 तक तो स्थिति ऐसी थी कि भाई एक साथ कई सारे दलों को जो है गठबंधन करके सरकार बनाना होता था। 15-15, 20-20 जो है दल गठबंधित होकर सरकार बनाते थे। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन बाद में भारतीय मतदाताओं ने जो है अपने परिपक्वता को प्रदर्शित किया और अभी वर्तमान में कहने के लिए तो क्षेत्रीय और भाषाई रूप से बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन दो दल की ही प्रधानता यहाँ पे दिखाई देती है, द्विगठबंधनीय व्यवस्था। कौन कौन सा दो गठबंधन यहां पे आपको दिखते हैं? एक तो है एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, आई होप कि आप देख पा रहे होंगे। और दूसरा यूपीए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। ये जो है दो गठबंधन, बृहद गठबंधन दिखाई देते हैं भारत में। तो देखने के लिए द्विदलीय व्यवस्था व्यवहारिक रूप से दिखाई देता है और सैद्धांतिक रूप से जो है बहुदलीय लोकतंत्र है, बहुदलीय व्यवस्था का यहाँ प्रावधान है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।